हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास हिंदी मीडियम साइंस। बेटा आपकी क्लास 7th क्लास साइंस आपका लेसन 4 चल रहा है बेटा, पार्ट 4, जिसका नाम है ऊष्मा। इस पार्ट के अंदर मैंने पहले भी आपको डिक्टेट किया हुआ है कि ऊष्मा क्या है। इसमें आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि ऊष्मा कहते किसे हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि ऊष्मा का जस्ट आप संबंध ताप समझते हैं। ऊष्मा का मतलब ही गर्म है और गर्म का सेंस ताप है। तो लेकिन फिर भी इसको जो है साइंस की भाषा में या साइंस के उसकी लैंग्वेज में आप ऊष्मा और ताप में अंतर प्रदर्शित करते हैं। जैसे ऊष्मा का सेंस केवल आपका ये कि आप गर्माहट को अनुभव करते हैं, तो वो आप जो अनुभव कर रहे हैं गर्माहट का, उसे आप साइंस के वर्ड से बोलते हैं ऊष्मा, वो गर्म का मतलब। और ताप के अंदर गर्माहट और ठंडक दोनों को दर्शाया जाता है, क्योंकि अगर कम ताप होता है तो हम कहते हैं ठंडक है या ठंड है, और अधिक ताप है तो इसका मतलब गर्म है। तो ताप गर्म और ठंडक दोनों का अनुभव कराता है, और ऊष्मा जो है केवल गर्म होने का एहसास कराता है या अनुभव कराता है। तो ताप और ऊष्मा के संबंध के बाद फिर मैंने आपको इसमें समझाया था कि ताप को मापते कैसे हैं या ताप का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ताप को मापने की ताप मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे तापमापी कहते हैं। मैंने आपको ताप के मात्रक भी समझाए थे। ताप के मात्रक 3, जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। 3 तरीके से हम उसके मात्रक को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, तीनों को आपको मैंने बताया था कि इन तीनों का यूज़ कहाँ पे करते हैं, उपयोग अलग अलग से। वैसे तो हम किसी केल्विन को जिसमें मेज़र करते हैं तो हम उसको डिग्री सेल्सियस में भी व्यक्त कर सकते हैं, या जो भी आपका कहीं किसी पदार्थ का ताप अगर डिग्री सेल्सियस में तो उसको केल्विन में ला सकते हैं। एक दूसरे में हम बदल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर इसका उपयोग देखें तो डिग्री सेल्सियस का कहीं पर कमरे का तापमान देखना हो, या आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के अगर जगह का तापमान हो, कहीं पे किसी का एटमॉस्फेरिक का आपको देखना हो कि स्थान का तापमान है, किसी जगह का तापमान है, या आप बता रहे हैं कि हाँ भाई उस प्लेस में कितना तापमान है या आज कितना रहेगा, तो उसको डिग्री सेल्सियस में अधिकतर नापा जाता है। केल्विन में आप ये कह सकते हैं, जैसे प्रयोगात्मक रूप से होता है, जैसे आप किसी प्रयोग के आधार पर आप कोई जो है उपकरण को आप किसी प्रक्रम के अंतर्गत किसी उपकरण की व्यवस्था करते हैं और फिर उसको ताप देते हैं, तो वो जनरली आपका केल्विन में मेज़र किया जाता है। और फ़ारेनहाइट हमेशा जो है मनुष्य के शरीर के ताप को लेने के लिए दर्शाया जाता है। फ़ारेनहाइट वैसे भी आपका नॉर्मली बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यूज़ डिग्री सेल्सियस का होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ताप की जो इकाइयाँ होती हैं मापने की, वो तो ये 3 तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और जो ताप मापी होते हैं वो ताप मापी का मतलब ही यही है कि ताप मापना। और ताप मापी 2 प्रकार से आपके मैंने बताए थे। इसके पहले लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया भी था कि जैसे प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर, ये आप में दोनों तापमापी होते हैं। पर दोनों तापमापी का मतलब होता है ताप ज्ञात करना, पर दोनों का कैसे ज्ञात करना है वो तरीका थोड़ा अलग होता है, और दोनों में अंतर को जो दर्शाता है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रयोगशाला जो तापमापी होगा उसमें आपका मान कहाँ से है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक आप मान को ले सकते हैं। अच्छा, डॉक्टरी जो थर्मामीटर है वो मैंने आपको बताया था कि 35 डिग्री सेल्सियस से आपका जो है ये टेम्परेचर जो नोटिस किया जाता है ये 42 डिग्री सेल्सियस तक ले सकते हैं। तो इसका मतलब 35 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ना कम, और 42 डिग्री से ना अधिक। तो इस तरह से अगर इसके बीच में आपका तापमान होता है तो आप कहते हैं कि स्वस्थ है व्यक्ति। तो
ये आपका मापन भी मैंने बताया था कि उसके कैसे अंतर है दोनों का। फिर मैंने ये समझाया था कि प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर में तरीके में भी अंतर है। जैसे प्रयोगशाला तापमापी में आपको मैं बताऊं, प्रयोगशाला तापमापी के अंदर जो भी आपका तापमापी होता है वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है, यानी कि उसको हिला नहीं सकते, उसको ठीक सीधा रखते हैं ऊर्ध्वाधर में। और इसमें जो है तिरछा भी रख सकते हैं। और इसमें जो है पारे का तल निकालने पर गिरने लग जाता है, पर इसमें क्या करता है, स्थिर रहता है। इसमें पारे का तल स्थिर रहता है, इसमें निकालने पर गिरता नहीं है। तो ये सारे अंतर हैं, निकालने पर गिरता नहीं है। आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अगर शरीर का तापमान यानी ज्ञात करना होता है तो उसको तिरछा रखते हैं और शरीर से स्पर्श कराते हैं। वहाँ से निकालते समय ये पारा एक अपनी जगह पर उसी जो उसका ताप होता है उस जगह पे अपनी जगह पे जितना ताप उसका मापन किया है उस शरीर का, उतनी ही जगह पर वो स्थिर रहता है, वो तल गिरता नहीं है। क्योंकि इस तरह से डॉक्टरी थर्मामीटर में उसमें जो है एक रचना होती है जो उसको रोके रखती है, उसे आप विभंग कहते हैं। वो जो रचना होती है उसके कारण वो पारे का तल गिरता नहीं है। तो जब आप तिरछा करके उसको थोड़ा सा उस क्लियर करना चाहते हैं, फिर सीधा करके पढ़ना चाहते हैं या तिरछी स्थिति में भी देखें, तो आपको उसमें पूरा अच्छे से जहाँ पर पारे का तल जहाँ तक पहुँचा है वो आप वहाँ पर मापन कर लेते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। तो वो आप शरीर का ताप उसी आधार पर ज्ञात कर लेते हैं। पर प्रयोगशाला तापमापी में ये होता है कि उसको ऊर्ध्वाधर रखा जाता है और जिस भी पदार्थ का जैसे निकाल रहे हैं आप प्रयोगशाला तापमापी में, जैसे किसी द्रव का, तो अगर आप द्रव से बाहर निकालेंगे तो पारे का तल गिरने लग जाएगा, जिससे आपको नोट आप नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब कि प्रयोगशाला तापमापी में अगर आपको ताप नोट करना है तो उस समय ही नोट करिए जब वो द्रव के अंदर रखा जाए। तो ये प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर, ये दोनों में अंतर है। और भी है कि इसमें मान जो होते हैं इसकी वैल्यू सब अलग अलग होती है, करने का तरीका अलग होता है। मैंने आपको बताया पारे के तल के बारे में भी कि दोनों में क्या होता है डिफरेंस। देन आजकल अंकीय तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अंकीय तापमापी को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। और अंकीय तापमापी का बेस्ट इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता पारा जैसा पदार्थ जो होता है, जिसको विषाक्त पदार्थ भी से भी हम जानते हैं, तो वो पारा इसमें नहीं होता डिजिटल वाले में। तो डिजिटल में किसी तरह का ऐसे यानी कि संभावना नहीं है कि किसी तरह से कोई नुकसान हो, क्योंकि इसमें पारा नहीं होता है इसमें। तो ये डिजिटल थर्मामीटर के अंदर तो आप ये आजकल जो यूज़ किया जाता है तापमापी वो यही होता है, जो कि आप छोटे छोटे यानी किसी भी प्रयोगात्मक रूप से देखते हैं अगर तब भी यूज़ कर सकते हैं, या आप शरीर का तापमान ज्ञात कर रहे हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आजकल अंकीय तापमापी का ज़्यादा प्रयोग होने लगा है और वो कई तरीके से बेनिफिट भी माना गया है। अच्छा, उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है, ये तो हो गया प्रयोगशाला तापमापी एवं डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या अंतर है। साथ में आपने जाना कि अंकीय तापमापी क्या होता है। इसी तरह से अगर आप बात करें कि ऊष्मा का स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है, तो आप ये बोलेंगे कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ऊष्मा का स्थानांतरण का तात्पर्य यही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का पहुंचना। तो ये आपका ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। अब ये आपका डिपेंड करता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का पहुंचना आप कैसे दर्शाओगे, किन विधियों के द्वारा। तो आपकी विधि इसमें आती है जैसे चालन और संवहन, ये दो विधियां आप दिखाते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण में। तो एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि उस ऊष्मा का स्थानांतरण का मतलब हो गया
कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। इसके अंतर्गत 2 विधियां शामिल होती हैं, चालन और संवहन। इसमें आपको एक चीज़ और जाननी है कि ऊष्मा के स्थानांतरण से पहले कि आपके पदार्थ कुछ चालक होते हैं और कुछ कुचालक होते हैं। अब जो चालक होते हैं उनको आप सुचालक भी बोल सकते हैं, तो यानी इसको आप सुचालक भी बोल सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं, तो चालक या सुचालक। और दूसरा आपका है कुचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आप जो है ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से देख सकते हैं, यानी कि उसमें ईजिली वो अपने अंदर ऊष्मा का यानी चालन करा सकता है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो चालक होते हैं, जिसके अंदर ऊष्मा का प्रवाह जो है आसानी से होता है। जैसे आप पता ही आपको, लोहा है, एल्युमिनियम है, ठीक है, और स्टील है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि अगर आपका ये पदार्थ है तो आपका लोहा, एल्युमिनियम, स्टील और इसी में आपका जैसे आता है तांबा भी गर्म हो जाता है, चांदी भी है। तो ये सारे आपके ऊष्मा के सुचालक हैं। और अगर बात करें कुचालक की, तो आप बोल सकते हैं कुचालक में लकड़ी बोल सकते हैं इसमें। तो लकड़ी होती है इसमें जो कुचालक मानी जाती है। लकड़ी के अंदर ऐसा नहीं कि आप कोई भी आप कितना भी ऐसे नहीं कि वो अपने अंदर ऊष्मा का संचार करेगा या कुचालकता दिखाएगा, तो उसमें नहीं होता। इसमें एक चीज़ और है, कुचालक का मतलब ये जलाने पर तो व्यक्त करेगा ऊष्मा, लेकिन अगर कहीं पर ऐसी चीज़ है कि जैसे चालन जो इसमें अंदर हम आसानी से हो सके, वो चीज़ नहीं है। लकड़ी को आप गर्म कर सकते हैं, लकड़ी को जब गर्म करेंगे तब उसके अंदर वो लकड़ी गर्म करने के दौरान ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेगी ऊष्मा लकड़ी तक, यानी कि उसमें आसानी से संभव नहीं होता है, उसमें धीरे धीरे प्रक्रिया के द्वारा तब संभव होता है। लेकिन जिसमें हम इजीली जैसे कहीं पर भी हम उसको डायरेक्ट संपर्क में अगर रखते हैं गरम के, तो फिर वो थोड़ी देर में गर्म होती है, जबकि तांबा, एल्युमिनियम या स्टील या लोहा होते हैं तो उसमें आप ये जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें जाननी हैं। चालन और संवहन 2 विधियाँ होती हैं। चालन विधि के अंतर्गत आपको ये जानना है कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे संभव होता है। तो ठोसों में अगर ऊष्मा का चालन आप देखना चाहते हैं, तो जैसे एक छड़ आप लोहे की लें, उसके एक सिरे पर आप एक सिरे को गर्म करना शुरू करें, तो आप देखते हैं दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है और कुछ ही समय में वो जो आपने लोहे की छड़ ली है उसका दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। तो आखिर ऊष्मा दूसरे सिरे तक कैसे पहुंची? चालन विधि द्वारा, क्योंकि एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा जो थी वो पहुंचने लगी। ये आपके पदार्थों के जो कण होते हैं ये ऊष्मा का स्थानांतरण कराते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का स्थानांतरण कराने पर आपको थोड़े ही समय में दोनों सिरे गर्म महसूस होते हैं। तो यानी कि आपका सिरा जो है गर्म हो जाता है। तो इसमें इस तरीके से आप लोहे की यानी बता सकते हैं कि हाँ, आपका चालन ठोसों में संभव है। इसी तरीके से संवहन का मतलब होता है कि जैसे आप ऊष्मा को दिखा रहे हैं, ऊष्मा का चालन बता रहे हैं, साथ में ये भी बता रहे हैं कि ये एक आपस में ही एक कण से दूसरे कण या दूसरे कण से तीसरे कण, या ऐसे कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, इसमें कण एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हुए नज़र आते हैं। तो कहने का मतलब इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये चारों ओर घूमते हैं, तो चारों ओर इनका स्थानांतरण होता है। तो संवहन आपका वो है। जैसे इसमें मैं ऐसे भी बता सकते हैं कि जैसे आपने कहीं ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे
आपका इसमें ऊष्मा का प्रभाव पड़ेगा। इसमें जैसे आपने कहीं पर भी आपने कोई स्रोत दिया ऊष्मा का किसी पात्र को, तो उस पात्र के स्रोत में जो भी आपने ऊष्मा का स्रोत दिया वो मान लीजिए आपने बीच में दिया, लेकिन कुछ ही समय में वो बीच में जो भी पदार्थ था वो गर्म होकर आसपास की दीवारों को गर्म किया और वो जो भी पदार्थ था उसके कण चारों ओर फैल गए। तो गर्म होके वो एक तरीके से गति करने लग गए, स्थानांतरित हो गए और गति करने लग गए, जिसे आप कहते हैं संवहन विधि। तो चारों ओर गति करना संवहन कहलाता है। और चालन का मतलब ये होता है कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे एक सिरे से दूसरा सिरा, तो इस तरीके से अगर स्थानांतरण हो तब तो आप कहते हैं चालन। और अगर चारों ओर हो, ऊपर नीचे हो, नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे जाए, या फिर चारों ओर जाए, तो उसे आप बोलते हैं संवहन। तो इस तरीके से आप चालन और संवहन दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर आपका डिस्कशन है। तो आज जो आपने पढ़ा उसको मैं एक बार फिर से जल्दी से आपका रिपीट करती हूँ फटाफट। देखिए, आपने पढ़ा सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि आपने ऊष्मा के बारे में जाना, फिर क्या है, और उसमें हर एक टॉपिक जाने। आज के इस लेक्चर में क्या जाना वो एक बार देखिए। प्रयोगशाला तापमापी एवं डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या अंतर होता है, दोनों के बीच अंतर में मैंने आपको सारे पॉइंट इसमें डिस्क्राइब कर दिए। एक तो उनके मानों में ही अंतर है, दूसरा उनको रखने का तरीका में अंतर है, तीसरा उनको निकालने के उनकी विधि के अंतर्गत जो उनकी स्थिति आगे बनती है उसमें अंतर है। फिर आपने एक नई तापमापी से अवगत हुए जो आजकल चल रही है, उसे अंकीय तापमापी कहते हैं। फिर आपने नेक्स्ट टॉपिक आपने ये जाना कि ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण यानी कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का पहुंचना वो ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है, जिसके अंतर्गत दो विधियाँ आती हैं, चालन और संवहन। चालन का मतलब ये होता है कि पदार्थ के कण जो है, अगर आप किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपका ये ऊष्मा का चालन हो जाता है। कुछ ही समय में आपने जिस हिस्से को गर्म किया है तो उसका दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाता है। ये हुआ कैसे? क्योंकि कण स्थानांतरित हो गए, पहुंच गए उस जगह पे। संवहन में क्या होता है, चारों ओर गति करने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं कण। अब या तो ऊपर नीचे करने लग जाएंगे या फिर चारों ओर पूरे बिखर जाएंगे, या कण आपस में हीट होकर एक दूसरे को आदान प्रदान करके वो पूरी गति करने लग जाते हैं, उस तरह के माध्यम में आ जाते हैं। तो ये दो विधियाँ आपकी ऊष्मा के स्थानांतरण के अंतर्गत आती हैं। आप इसके अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण भी देखते हैं। चालक और सुचालक, चालक को ही सुचालक कहते हैं और कुचालक। चालक या सुचालक क्या होते हैं? जिनके अंदर ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो सके उन्हें सुचालक वस्तुएं या सुचालक पदार्थ कहते हैं। और कुचालक में ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सके उन्हें कुचालक कहते हैं। मैंने आपका इसमें उदाहरण भी बता दिया। ऊष्मा के सुचालक का उदाहरण है लोहा, एल्युमिनियम, स्टील, तांबा, चांदी। और कुचालक में आप बता सकते हैं लकड़ी। जैसे इसीलिए बर्तन जो भी गर्म करते हैं गैस चूल्हे पर, तो उसके हत्थे लकड़ी के बनाए जाते हैं। आजकल तो मिक्स मेटल के भी बनते हैं, जिसको पकड़कर हमें गर्माहट महसूस नहीं होती, तो हम आसानी से हम अपना कार्य कर सकते हैं, हमें गर्म नहीं महसूस होता। इसीलिए उनके हत्थे लकड़ी के बनाए जाते हैं, या किसी मिक्स मेटल के बनाए जाते हैं, नॉन स्टिक बोलते हैं जिसे। तो उस तरीके से, या फिर कोई आपका मिक्स मेटल से बनाए जाते हैं ताकि वो आपको गर्म ना लगे। तो बेटा आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अब ऊष्मा के नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आऊँगी। तो बाय।